मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और सबकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2019 का सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आइए पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का वाला क्वेश्चन आपका 30% जो सिलेबस आपका लेस हुआ है उससे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का खा वाला क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। क्या फाइंड करने से इसका मान पूछा है। 4 ऑप्शन मेरे पास, ऑप्शन भी मेरे ट्रिग्नोमेट्री में दे रखे हैं। तो tan 30 की वैल्यू पता है मुझे कितनी, 1/√3 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2/√3 है, वो तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 बन जा 3 3 1 4 4/3 4 कितना हो गया ये 3 2/√3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3/4 2 2 जा 4 और इस √3 को, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार √3 का मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ जी, क्योंकि किसी भी नंबर को डबल बार रूट में लिखा जा सकता है। √3 कैंसिल हो जाए, कितना आ गया √3/2। अब √3/2 किसकी किसकी वैल्यू है, साइन में भी होती है कॉस में भी होती है। साइन की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है और कॉस की बात करें तो कॉस 30 की वैल्यू होती है। ऑप्शन जो चारों है उसमें से देखूंगा साइन 30 या कॉस 30 है, दोनों होने की तो संभावना नहीं है, एक जरूर होगा। कौन है, साइन 60 है पहला ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। जैसे मैंने बोला √3 को, जैसे मेरे पास 5 है, मैंने बोला इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √5 मल्टीप्लाई √5, क्योंकि जब दो रूट वाली चीजें अंदर में सेम मैटर हो, ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई होता है तो इनका रूट खत्म हो जाता है। रीजन क्या है, रूट का मतलब अगर मैं इसको इसकी पावर में चेंज करूं 1/2 और इसको भी इसकी पावर में चेंज करूं 1/2 और मल्टीप्लाई होने पर सेम अगर टर्म है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चाहे हम ये मैटर को एक बार माइंड में अपने रखेंगे, हाँ ऐसा सिस्टम होता है, फिर जनरली एक ट्रिकी मेथड में इसको सोचते रहे। अगर कोई भी चीज रूट में है, √5 है, इसका मल्टीप्लाई जैसे ही √5 से होता है √5 कैंसिल हो जाता है। बट अगर √5 का मल्टीप्लाई √3 से हो तो √3 कैंसिल होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या होगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √15 हो जाएगा। समझ पाए इतनी बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। यदि 5 10 15 और 20 35, ठीक है, क्या करना है इनका समांतर माध्य 21 हो तो r का मान ज्ञात करना है। तो पदों को सारा जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जितने भी पद हैं उनसे क्या कर देना है, मेरे को यहां पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या क्या है पद, एक बार 5 10 15 बोलिए जल्दी से। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस r प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40। बर्थडे कितना, कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं ना, बोलिए। और इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। समांतर माध्य कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। हो गया काम खत्म, समीकरण बन गया। एक समीकरण एक अज्ञात राशि वैल्यू निकलेगी, जोड़ डालिए, कितना आएगा जोड़ने पर 125 ऊपर वाला 7 1 के साथ 7 दूनी तो इधर गुणा करा लिया 147 हो गया। ये कितना हो जाएगा टोटल 125 कंफर्म है 125 प्लस, हाँ चेक कर लेते हैं एक बार, गलती कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। जोड़ लीजिए सबसे एक बार, कंफर्म कर लीजिए। 147 है, 125 इधर आ जाएगा बराबर किसके, r के। 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 22 आ जाएगा। सही है, r की वैल्यू 22 आ रही है, 22 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 बात समझ में आई, नोट वगैरह करना है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली। शांत दशमलव में कौन व्यक्त होता है, बताइए आप। शांत दशमलव संख्या में हम किसको व्यक्त कर सकते हैं, क्या लक्षण होने चाहिए, इसी परिमेय संख्या के क्या लक्षण होने चाहिए कि वो शांत दशमलव में व्यक्त हो जाए। बहुत अच्छा, कि जिस भी संख्या, जिस भी परिमेय संख्या का हर जो हो वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है ना। अगर इसके रूप का हो, मतलब उसका हर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, अभाज्य गुणनखंड करूं, तो उसके हर में मेरे को या तो 2 दिखाई दे या तो 5 दिखाई दे, तो दोनों दिखाई दे, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य ना दिखाई दे। बात समझ में आई। अगर कोई अन्य दिखाई दिया तो वो क्या होगी, आपकी शांत दशमलव नहीं होगी, वो अशांत आवर्ती होगी।
आगे बात समझ में ना, बैठ जाइए। ये तो कॉन्सेप्ट था मेरा। क्वेश्चन क्या क्या है, 77/210 बोलते रहिए। और क्या है, 129/2। अच्छा पावर में दे रखा है, तो इसमें वैसे दिख रहा है 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, फिर 7 की पावर 5 है। 7 वैसे ही दिख गया, पहले लग गया कि ऑप्शन सही नहीं होगा। और क्या 13/3125 है, और ये 8 बटे कितना है 3125 है। 3125 दिख को देख के याद है एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जहां पर ये मेरी प्रश्नावली थी वहां पर ये सेम क्वेश्चन था 13/3125। 3125 का फैक्टराइजेशन करते हो 5 में ही टूटता है, ये वही सही आंसर होगा। सब कहानी खत्म, समझ पाए। एनसीईआरटी किताब का ये फायदा है, देखिए बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाते हैं। 3125 पे मेरे को डाउट हो रहा है, डाउट को अपना क्लियर कर लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। किससे करते हैं इसको, 5 से। 5 छक 30, 1 आ गया 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 12 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से काटोगे 5 1 के 5, 5 दूना 10, 2 12 5 बचे 25। फिर काटोगे 25 पंचे 125, फिर 5 से काटोगे 5 बचे 25। फिर 5 से काटोगे 5 1 के 5। आपने देखा 5 ही 5 आ रहे हैं, 5 के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये मेरा इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश से चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। फिलहाल मैंने 11th वाला फार्मूला यूज किया, इसमें क्या है, हाँ उससे निकालना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई एक तरीका और भी आपके पास, कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये वाले फार्मूले की बात कर रहे होगे ना, ये वाला फार्मूला हमारे इस सिलेबस के अंतर्गत है 10th स्टैंडर्ड। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है 60 डिग्री है। तो 60 बटे कितना 360, 2 इंटू पाई 22 बटे 7, और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ना, तो 7 त्रिक देखो उसमें आ रहा है यहाँ तक, हाँ आ रहा होगा, ठीक है ना। 0 से 1 कट जाएगा, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 22 आ गया। समझ में आ गया, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन के सारे खत्म हो गए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल एक मूल इसका -2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। अच्छा किसी द्विघात समीकरण का मुझे एक मूल पता है, इस इतनी जानकारी को लेकर मैं क्या कर सकता हूं, अगर वो उसका मूल है, मूल होने का मतलब उसके में दी गई अज्ञात राशि जो आपकी चर राशि होगी x, वो उसका मान है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। इसका एक मूल अर्थात x का मान कितना है -2। इसका एक मूल का मतलब क्या हुआ, x का मान, x का मान इसमें कितना दे रखा है -2। मतलब अगर उस -2 को मैं इस समीकरण में रख देता हूं, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष ला कर देगा, ठीक है ना। और आपने यहां पर p अज्ञात कर दिया है, इसका मतलब अभी जब मैं इसमें 2 रखूंगा x चले जाएंगे, अज्ञात राशि बचेगी p और p की वैल्यू निकलेगी। चूंकि उपरोक्त समीकरण का एक मूल -2 है, ठीक है ना, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, अतः x बराबर -2 समीकरण में रखने पर, ठीक है ना, रख देते हैं -2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू -2 माइनस पी इज इक्वल टू, माइनस पी को उधर भेज दो तुरंत प्लस पी हो जाए। भाई जिसकी वैल्यू निकालनी उसको मैं पॉजिटिव रखने का प्रयास करता हूं, माइनस पी उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब -2 का स्क्वायर करूं कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, दोनों कैंसिल आउट हो गए 0 हो जाएंगे, पी की वैल्यू कितनी आ गई
समझ पाए? नोट करना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos a बराबर √3/2 दे रखा है, sin 2a तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन यार, बहुत रिपीट हो रहा है ये। cos a बराबर √3/2 है। cos a की वैल्यू कितनी है? √3/2 है। तो पूछ रहा है sin 2a की वैल्यू, यही ना? हाँ, sin 2a की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे पता है अगर cos a की वैल्यू √3/2 है तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की ना। तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री लिख दूं, और दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात है तो कोणों की मैं तुलना कर सकता हूं। यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा मेरा, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको क्या पूछना है? sin 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू मैंने निकाली है, कितनी निकाली है? 30 डिग्री। 30 गुना 60, तो ये आ गया आपका sin 60। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। इसकी भी आंसर √3/2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? फिर आगे 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है, उनके भारों के योगफल ज्ञात कीजिए। उनका भार का क्या ज्ञात करना है मेरे को? योगफल ज्ञात करना है। तो मुझे पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे उनकी संख्या। ठीक है ना, पदों का योग बटे कितना? उनकी संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे उनकी संख्या। तो समांतर माध्य मेरे को दे रखा है 45.6, और पदों का योग उनके भारों का योग पूछ रहा है। पदों का योग लिखूं, यहां पर पद मेरे भार के रूप में है, वजन दे रखा है कुछ चीजों का, तो भारों का योग कर दूंगा मैं, और बटे उनकी संख्या कितनी है? बोलो 10 व्यक्ति हैं, तो 10 यहां पर गुणे 10, 10 गुणा होते 45.6, क्या हो जाएगा आपका? दशमलव खत्म हो जाए उसका, तो भारों का योग जो है वो कितना आ जाएगा मेरा? 456 किलोग्राम। समझ में आया? ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है बातें? क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक क्वेश्चन कट ही गया है, खत्म 2 के। तीसरे का भी कट गया, के किस मान के लिए? समांतर श्रेणी। ठीक है, द्विघात समीकरण दे रखा है, से x का मान ज्ञात करना है। एक द्विघात समीकरण है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है, और इस द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात करना है मेरे को? मान, x का मान ज्ञात करना है इसमें, यानी हल करना है इसको कुल मिलाकर के। क्या है द्विघात समीकरण? 4x² बोलिए, प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट के अंदर है a² माइनस b² बराबर कितना? 0। द्विघात समीकरण बराबर इतने से x का मान ज्ञात कीजिए। अब तुम a b के रूप में दोगे तो मैं x की कोई क्लियर वैल्यू थोड़ी ना बताऊंगा, x का मान भी a व b के पदों में ही आएगा। ठीक है ना? अब तुम्हारा गुणनखंड करना है, मेरे को क्या लग रहा है? 4 4 4, इसका मल्टीप्लाई इधर करूं, बोलिए। जैसे एक नॉर्मल गुणनखंड होता है फैक्टराइजेशन, तब ऐसे करना है कि x² के गुणांक में पहले अचर पद की गुणा कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 4 × a² माइनस b²। अब गुणा होने पर दो चीजों को इतना मैटर आना चाहिए, और उन्हें घटाने पर कितना आना चाहिए? 4b आना चाहिए। तो घटाने पर 4b कैसे आएगा? गुणा करने पर इतना कैसे आएगा? एक ब्रैकेट में a प्लस b हो, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो? a माइनस b हो, तो गुणा होने पर इतना बन जाते हैं, साथ में किसी के साथ 4b हो जाए, आ जाएगा इतना। समझ पाए इतना? हो गया स्टार्ट? चलिए, तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर इतना लाना है, ठीक है ना, और घटाने पर कितना लाना है? 4b। तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करने पर इतना लाने वाला चीज क्या हो सकता है? इतना नहीं लाना, ये लाना था मल्टीप्लाई करने पर ना। मुझे पता है 4a प्लस b a माइनस b का मल्टीप्लाई करूंगा इतना आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है मेरा। और रहेगी बात घटाने पर 4b लाना है। 4b लाने का मतलब क्या हुआ कि a वाले टर्म कटने चाहिए, और वो भी घटाने पर। घटाने पर अगर a वाला टर्म कटना चाहिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले इसको लिख लेता हूं, a माइनस b को, a माइनस b। और देखिए 4b अगर लाना है तो मुझे को जोड़ना पड़ेगा, इस 4 को तोड़ दीजिए दो दो करके। मतलब देखो क्या करने वाला हूं मैं, ये करने वाला हूं, समझ पाए? ये है मेरे दोनों टर्म, मैं इसमें से इसको घटाने वाला हूं, और मेरा 4b आएगा, देख लीजिए। 2a माइनस कितना? 2b, फिर यहां पर माइनस 2a, और माइनस कितना? 2b। अब 2a से 2a कैंसिल हो गया, माइनस 2b कितना हो जाएगा माइनस का?
4b हो जाएगा, प्लस का नहीं होगा 4b, लेकिन माइनस का आ रहा है, माइनस का 4b आ रहा है, प्लस का आना चाहिए। क्या किया जाए, ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। अगर मैंने जोड़ा होता तो क्या कट जाता, अगर मैंने जोड़ा होता तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता और ये भी पॉजिटिव होता, तो दोनों पॉजिटिव होने पे ये दोनों कैंसिल आउट होते, ए वाला बचता। अगर उल्टा कर दे रहा हूं तो कितना, 2a प्लस 2b पहले कर देता हूं और माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b। अब ठीक है ना, ये होगा सिस्टम से। आगे बात समझ में, यानी पहले मेरे को क्या लेना होगा, 2 इंटू ए प्लस बी। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन मैं कर रहा हूं, 4x² लिख दिया मैंने यहाँ पर, और 4b के प्लेस पर मैं क्या लिखने वाला हूं, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, माइनस कितना, 2 इंटू ए माइनस बी। बात समझ में आ गई, इंटू कितना, x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितने के, 0। और भी कई तरीके हैं, आप पूर्ण वर्ग वगैरह बना के भी कर सकते हो। स्प्लिट को स्टार्ट कर दिया गया तो इसी से सॉल्व कर देते हैं पूरा। 4x² प्लस, अब क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस कितना, 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अभी से पता है प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए मुझे क्या कर देना होगा, इसको फार्मूले को थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ, दोनों में क्या कॉमन होगा, पहले नंबर कॉमन होगी 2, फिर x कॉमन होगा, बस क्या बचेगा यहाँ पे, 2 2 जा x, 2 प्लस 2x बचेगा, प्लस यहाँ से 2 गया, x गया, क्या आया खाली a प्लस b। बड़े की कोई जरूरत नहीं, छोटा ही ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, माइनस कॉमन लेना है, 2 कॉमन नहीं बन पाएगा क्योंकि 2 इसके पास है नहीं, a माइनस बी कॉमन मिल रहा है मेरे को, माइनस a माइनस बी कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x बचा, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा आपका a प्लस a माइनस बी चला गया है, तो a प्लस बराबर किसके, 0। अब एक ब्रैकेट में तो आपका ये 2x प्लस a प्लस b हो गया, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस a और माइनस माइनस प्लस बराबर किसके, 0। जब आप पहला ब्रैकेट 0 करोगे, यदि 2x प्लस a प्लस b बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस a और माइनस b, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेकर के a प्लस b बटे कितना, x का एक मान ये आ गया, और x का दूसरा मान क्या हो जाएगा, यदि 2x माइनस a प्लस b को 0 के बराबर करोगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्लस a माइनस b, x बराबर a माइनस b बटे कितना, अतः x के दो मान आ गए हैं, x के कौन से दो मान आए हैं, अतः x बराबर कितना, एक मान तो आया है मेरा a माइनस b बटे 2, और दूसरा मान आया है, माइनस कॉमन बाहर रखेंगे, माइनस a प्लस b बटे 2। समझ में आया, ये मेरा फाइनल आंसर। साथ साथ को प्रॉब्लम यहीं पे होने वाली कि फैक्टराइजेशन करते समय क्या किया मैंने, ठीक है ना, बस ये करना होता है आपको, रूल के अकॉर्डिंग चलना था बस। ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं अचर पद का गुणा, फिर जो आता है वो मैटर मेरा दो संख्याओं का गुणा होने पर आना चाहिए, और अचर पद के चिन्ह और चिन्हों की गुणा कराने पर जो चिन्ह प्राप्त हो वो मेरा बताएगा कि जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए, घटाने पर तो घटाने पर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने इतने मैटर को इतने मैटर से जब गुणा करूंगा, 2 गुना 4, और a प्लस बी a माइनस बी का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरह से 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसी में से मैं इसको घटा दूंगा, मेरा 4b भी बचेगा, आएगा ना, b घटा देना भाई, 2a प्लस 2b, इधर माइनस 2a प्लस 2b, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2a माइनस का रहेगा और यहाँ पे 2a प्लस का है, तो ये वाले दोनों 2a कैंसिल हो जाएंगे, 2b बचेगा प्लस का, और ये जुड़ करके क्या हो जाएगा 4b, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे का घ है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम बना के मैं समझने का ट्राई करता हूं। ये मेरा अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री होगा, और ये मेरा कर्ण हो गया, ये मेरी ऊंचाई होगी समकोण त्रिभुज की। तेरा समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तुलना किससे हो रही है, आधार की लंबाई से ना,
तो आधार की लंबाई मान लेता हूं x, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 7, इससे 7 ज्यादा है ना। अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के में क्या लगा, 1/2 आधार गुणे, तो लगाता ये तो मेरा रफली था। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना, x सेंटीमीटर में है सारी यूनिट, x सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया भी क्या है कितना, 30 = 1/2 आधार कितना x, ऊंचाई कितनी, समझ में आया, 30 दुनाई 60 बराबर किसके, x का गुणा x में कराओगे, x² प्लस कितना 7x, 60 को उधर ले जाओ तो x² प्लस 7x माइनस 60 = 0 के, ठीक है ना। क्या होगा, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गए 7 के, x के साथ एक 12 भी रहेगा, x के साथ क्या रहेगा 5 रहेगा, समझ पाए। और घटाने पर आना चाहिए 7, और घटाने पर चीजें धनात्मक आनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब बड़ी संख्या क्या रहेगी, इस चीज की प्रैक्टिस हो पाई है, इसमें हो जाता है डायरेक्ट ब्रैकेट। लेकिन इस चीज का यूज आप हर सवाल में नहीं करना है, ठीक है। आप जिस थोड़ा लेंथी सवाल हो वहां पर, ये नहीं कि पता लगे एक छोटा सा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, वो आपने तुरंत उसके 2 ब्रैकेट बेचारा सवाल बनाने वाले की अपने खुद को इंसल्ट समझेगा इतना सिंपल क्वेश्चन एक लाइन में लगा दिया, मैं मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट करके तो करो। बात समझ में आई, हाँ जैसे भी लेंथी क्वेश्चन में आ रहा है तो इसमें आप कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर देख लो x की वैल्यू इस नेगेटिव वाले से पॉजिटिव मिलेगी और इससे नेगेटिव मिलेगी, लंबाई कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती किसी चीज की। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मेरे को 5 मिलेगी उसको कलेक्ट कर लूंगा, और जो वैल्यू -12 मिलेगी इसको क्या कर दूंगा मैं, नेगलेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अतः आधार कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 5 12 सेंटीमीटर, आंसर समझ में आया, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है ना। इन 3 क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन के हो चुके हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना, धन्यवाद।